महंगाई का पैमाना और हकीकत। लखन चौधरी जी का ये आर्टिकल है। इसमें ये लिखते हैं कि भारत में मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई, इंग्लिश में इसे इन्फ्लेशन बोलते हैं, अब सरकार के काबू में आती लग रही है। अब खुदरा कीमतें, रिटेल प्राइस 12 महीने के सबसे निचले स्तर यानी कि 4.75% पर आ गई है, जो मई जून 2023 के बाद सबसे कम है। कोर मुद्रास्फीति, कोर इन्फ्लेशन 3.2% से घटकर मई जून 2024 में 3.1% हो गई है। हालांकि देश में खाद्य मुद्रास्फीति यानी कि फूड इन्फ्लेशन 8.69% पर स्थिर बनी हुई है। मगर आम लोगों से बात करें तो लगता है कि देश में महंगाई इन सरकारी आंकड़ों के बरक्स कहीं अधिक है। दरअसल इसकी मुख्य वजह है कि सरकार ने अब महंगाई के पैमाने ही बदल डाले हैं। यानी कि सरकार ने अब महंगाई मापने का मानदंड बदल दिया है। कोरोना महामारी के बाद खान पान, उपभोग और जीवन शैली में आए व्यापक बदलावों के मद्देनजर इन्फ्लेशन मापने के मानदंड में परिवर्तन किया गया है। इसके लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के भार को घरेलू खर्च के तौर तरीकों में आए बदलावों के साथ समायोजित किया गया है। सरकार का तर्क है कि इस तरह के बदलाव दुनिया भर में किए गए हैं और यह अद्यतन यूरोपीय अंतर्राष्ट्रीय मूल्य सांख्यिकी मार्गदर्शन दृष्टिकोण के अनुरूप है। दोस्तों, एक मिनट रुक के मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि यूरोप की जो ये संस्था है, वो एक मानदंड तय करती है कि इस स्टैंडर्ड के साथ ही महंगाई को हम लोग सभी कोई कैलकुलेट करेंगे। भारत ने उसी को मैच करने की कोशिश की है, जो कि सरकार का तर्क है। आगे इसमें ये लिखते हैं कि इसके तहत सरकार ने 2021, 2022, 2023 के व्यय भार की तुलना में 2024 में व्यय भार में परिवर्तन किया है। यानी कि इस पे जो खर्च किया जाता है इसके पैमाने पर, इसके अंतर्गत महंगाई के सूचकांक की गणना में खाद्य वस्तुओं का व्यवहार भी कम हो गया है, जबकि स्वास्थ्य, मनोरंजन, संस्कृति, रेस्तरां, होटलों के खर्च सहित अन्य खर्च के भार में बढ़ोतरी हो। दोस्तों, व्यय भार को आप यहाँ वेटेज मान के चलेंगे, कितना वेटेज दिया जाए, जो आम बोलचाल की भाषा में। कभी कभी कुछ हिंदी के शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम लोग आम तौर पर यूज नहीं करते हैं, तो वो क्लिष्ट की श्रेणी में आते हैं, तो कभी कभी वहाँ कंफ्यूजन भी क्लियर। एनीवे, इसमें ये आगे लिखते हैं कि मुद्रास्फीति के सूचकांक के गणना में खाद्य वस्तुओं का व्यवहार कम होने से थोक महंगाई दर, डब्ल्यूपीआई की बात हो रही है, अधिक होने के बावजूद खुदरा महंगाई दर 5% से न सिर्फ नीचे है, बल्कि पिछले एक वर्ष की तुलना में भी कम बना हुआ है। इधर खासकर खाद्य महंगाई को लेकर देश के निम्न मध्य वर्ग, शहरी मध्य वर्ग और असंगठित क्षेत्र के करोड़ों लोग त्रस्त हैं। देश की 2/3 आबादी, जिसमें लगभग 96 से 98 करोड़ लोग आते हैं, इन दिनों महंगाई को लेकर बेहद परेशान है और बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन सरकार महंगाई की समस्या को मानने को तैयार नहीं है। इस समय देश में खाद्य महंगाई, जिसमें खाने पीने की मुख्य चीजें जैसे दाल, चावल, आटा, सब्जियां, आलू, प्याज, टमाटर, तेल, दूध, फल आदि की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। अध्ययन बता रहे हैं कि भारत में विगत एक वर्ष में रोजमर्रा और जीवन की जरूरी
फूड आइटम्स की कीमतों में 65 से 70% तक बढ़ोतरी हो चुकी है। दालों और सब्जियों की कीमतें दोगुनी हो चुकी हैं। इस समय बाजार में कोई सब्जी 50 से 60 रुपए से कम नहीं है और मुख्य सब्जियां जो मुख्य सब्जियां तो 80 से 100 रुपए तक पहुंच गई हैं। मगर सरकार का दावा है थोक और खुदरा दोनों मुद्रास्फीति दर नियंत्रण में है। सरकार के मुताबिक महंगाई की मुख्य वजह गर्मी है, जो मानसून के आते-आते खत्म हो जाएगी। मगर हकीकत यह है कि खाद्य महंगाई के लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। वर्तमान खाद्य महंगाई के पीछे कृषि क्षेत्र के प्रति सरकार की अनदेखी, घोर अपेक्षा और गहरी अज्ञानता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं रुक के आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो आपको इन इन लाइनों से बचना है। देखिए ये आर्टिकल जो होता है, वो किसी भी लेखक के अपने विचार होते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत सधे हुए शब्दों में अपने आंसर को लिखना होता है, अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं। जनरल आप कंज्यूम कर रहे हैं इस न्यूज़ को, इस टॉपिक को, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने इसमें नैरेटिव बना सकते हैं। लेकिन अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो इन सरकार की जो गलत नीतियाँ, इस तरीके के डायरेक्ट वर्ड से आपको पूरी तरीके से बचना चाहिए। इसमें ये आगे लिखते हैं कि राजस्व वृद्धि के लिए पेट्रोलियम पदार्थों पर भारी उत्पाद शुल्क की वसूली जारी है। मुफ्त राशन मुहैया कराने के नाम पर सरकारी खजाने को भरने के लिए आम जनता पर प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरह के करों का बोझ बढ़ता जा रहा है। दरअसल आवश्यक वस्तुओं सेवाओं पर जीएसटी परोक्ष करों के भारी दरें महंगाई की बड़ी वजह है। यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों कि पेट्रोल जो हम लोग खरीदते हैं, वो उसमें रेवेन्यू के लिए सरकार वहाँ से अलग शुल्क लगाती है और हम लोग पेट्रोल खरीदने में ज़्यादा कीमत चुकाते हैं और वो बढ़ता ही जाता है। पिछले दिनों ये काफ़ी हाइलाइटेड न्यूज़ था चुनाव से पहले। और जो जीएसटी टैक्स लगाया जाता है सारी चीज़ों पे, उस पे ये बता रहे हैं जो राइटर हैं कि उस पे भी, उसके कारण भी ज़्यादा मूल्य वसूला जाता है, भारी भरकम, जो कि बड़ी वजह है महंगाई के बढ़ने की। इसमें ये आगे लिखते हैं कि सड़क परिवहन को टोल टैक्स की भारी दरों ने महंगा बना दिया है, क्योंकि लगभग 3/4 से अधिक जरूरी खाद्य वस्तुओं का परिवहन सड़कों के माध्यम से होता है। सड़क नतीजा साफ है कि खाने पीने से लेकर घर बनाने, सैर सपाटे, रोजमर्रा के कामों के लिए परिवहन तक तमाम जरूरी खर्चों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। महंगाई अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती है। महंगाई की वजह से मध्यम वर्गीय परिवार का बजट बिगड़ता है, जो अर्थव्यवस्था का आधार होते हैं। महंगाई इसलिए चुनौतीपूर्ण है कि महंगाई से विकास योजनाओं की लागतें बढ़ जाती हैं। महंगाई से विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और देखरेख के खर्चे बढ़ जाते हैं। महंगाई से विकास नीतियों की दशा और दिशा प्रभावित होती है। महंगाई सबसे अधिक मध्यम वर्गीय जीवन शैली को प्रभावित करती है, असंगठित क्षेत्र के लोगों पे असर डालती है। दरअसल महंगाई का एक अलग अर्थशास्त्र है, जो बताता है समझ जो बताता है और समझाता है कि इससे उत्पादकों, व्यापारियों, कारोबारियों, उद्योगपतियों, उद्यमियों, कारपोरेट घरानों और सरकारों को असामान्य मुनाफा या लाभ होता है, जिसकी वजह से इसको रोकने या नियंत्रित करने के लिए कोई गंभीरता नहीं दिखाई जाती है। इसका तात्पर्य है कि महंगाई से आम उपभोक्ताओं को छोड़कर शेष सबको फायदा ही होता है। लिहाजा इस पर लगाम लगाने की बातें केवल कपोल कल्पित सिद्ध होती हैं रही हैं। मुद्रास्फीति से बाजार में बिकने वाली वस्तुओं और सेवाएं महंगी हो जाती हैं। इससे सरकार का कर राजस्व लगातार बढ़ता रहता है, मगर महंगाई का खामियाजा आम आदमी को ही भुगतना या भोगना पड़ता है।
इस समय देश में महंगाई की मुख्य वजह देश के बमुश्किल 1/3 लोगों की आर्थिक उन्नति और समृद्धि है। इन 1/3 लोगों की आमदनी में लगातार इजाफा हो रहा है। जीडीपी में वृद्धि का सारा फायदा इन्हीं 1/3 लोगों की झोली में जा रहा है। देश की इस विशाल आबादी में इन 1/3 लोगों में कॉरपोरेट घराने, उद्योगपति, बड़े कारोबारी, बड़े व्यापारी, राजनेता, खेल मनोरंजन जगत से जुड़े सेलिब्रिटी समूह, नौकरशाह, सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े अधिकारी आदि होते हैं। बाजार इन्हीं के दम पर चलते हैं और सरकार को लगातार लगता है कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। बाजार में मांग है, खपत है, बाजार वस्तुओं से अटे पड़े हैं। उनमें वस्तुओं की बिक्री भी खूब हो रही है, फिर महंगाई का रोना क्यों? देश के 3/4 संसाधनों पर इन्हीं 1/3 लोगों का कब्जा है। देश की तमाम आर्थिक नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के निर्धारण में इस वर्ग की बड़ी भूमिका होती है। बाजार की ताकतों ने सामानों की खरीदारी, बिक्री के बाजारों को बढ़ाने के लिए खेल, फिल्म एवं मनोरंजन जगत से जुड़े मशहूर लोगों को अनुबंध के आधार पर ले रखा है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है। बाजारों के चकाचौंध रोशनी और तड़क भड़क से आम मध्यम वर्गीय की आंखें चौंधिया चुकी है और कर्ज लेकर गैर जरूरी चीजों से घरों को भरा जा रहा है। ऐसे में कहीं ऐसे में किसी को महंगाई को लेकर चिंता और चिंतन करने की जरूरत कहाँ है? बाजार और सरकार इस पर क्यों चिंता करे, जब त्रस्त लोग खुद ही निश्चिंत हैं। जब महंगाई के विरुद्ध आवाज उठाने वाली 82 से 85 करोड़ जनता मुफ्त में राशन के भरोसे हो, तो फिर ऐसे हालात में महंगाई पर सरकार गंभीर भी क्यों हो? धन्यवाद। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है जो महंगाई को लेकर लिखा गया है। इसे आपको पढ़ना और समझना चाहिए। दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।